हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज जो अपना टॉपिक है पावर शेयरिंग, जो अपन ने पिछले सेशंस में स्टार्ट किया, ठीक है, सेशन में स्टार्ट किया और उसको आज अपन जो है कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में अपन लोगों ने बच्चों श्रीलंका एंड बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा था कि बेल्जियम में कितनी है, श्रीलंका में कितनी है, किस तरीके से वो डिवाइडेड है पूरी कंट्री के अंदर और किसका रूल चलता है, कौन मेजोरिटी में। ठीक है, अपन उसके बारे में अच्छे से एथनिक कॉम्पोजिशन लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट वीडियो में। आज अपन जो है इन दोनों के अंदर डीप स्टडी करते हैं कि श्रीलंका में आखिर हुआ क्या। जो क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था कि किसके यहाँ पे क्या रूल चलेगा, कौन डेमोक्रेटिक होगा, कौन नॉन डेमोक्रेटिक बनेगा आगे जाए गवर्नमेंट, उसका डिस्कस आज अपन इस वीडियो में करते हैं। आई नो अपन लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है पहले भी, बट अगेन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों कि सबसे पहले अपन केस लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या हो गया, अपन लोगों को अच्छी तरीके से याद है कि जो मेजोरिटी थी वो श्रीलंकन्स की थी, दैट मीन्स सिन्हालास की थी इन 74%। तामिलियंस जो थे वैसे बहुत कम थे, 18%। उसमें भी डिफरेंशिएट थे, बाइफर्केटेड थे। जो 15% सॉरी 18% में से जो 13% थे वो तो श्रीलंकन तामिल्स थे और इंडियन तामिल्स कितने थे, जस्ट 5%। ठीक है, तो क्या हुआ होगा श्रीलंका में, क्या क्या कंडीशन आई होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आई होगी, वहां पे डोमिनेंस आई होगी। ऑब्वियसली बात है, जो सिनालाज है, सिनालीज जो कम्युनिटी है वो इतनी ज्यादा है 74%, तो इजीली वो क्या करेगी, डोमिनेंसी करेगी। फिर उसने क्या कर दिया, अपनी डोमिनेंसी का जो लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उसने जो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी उसको सिन्हाला कर दिया। दैट मीन्स तामिलियंस की जो लैंग्वेज थी, तमिलनाडु तामिलियंस कल्चर था, उसको भी एक तरीके से उसने बंद कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया उसको यूज करना। मतलब सब क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, चलो यहाँ तक ना कि 1956 एक्ट के अंदर सिनालीज कम्युनिटी ने सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका जो है वो डिक्लेयर कर दिया। मतलब जो अदर कम्युनिटीज है वो अपनी अपनी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती। और क्या किया बच्चों, उसने धीरे धीरे करके जितनी भी पॉलिसीज थी, जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी प्रोग्राम जो थे, जो चलते थे, वो सारे के सारे किसके फेवर में कर दिए, सिनालीज के फेवर में कर दिए। क्यों, क्योंकि वो मेजोरिटी में। आज तुम खुद सोचो, तो अपन लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, जर्मनी, इसके अंदर अपन ने हिटलर के बारे में पढ़ा था, है ना। हिटलर क्या था, डिक्टेटरशिप, सिंगल रूलर था, वो अपने अकॉर्डिंग रूल करता था, जो उसने बोला वो लोगों को मानना पड़ता था। सेम वे यहाँ पर हो रहा है, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक की तरफ कंट्री मूव कर रही है। सिनालीज कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रही है, उसने अपने अकॉर्डिंग जो है तो खुद की लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। और धीरे धीरे करके जो वहाँ की पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू एवरीथिंग, वो सब किसके फेवर में जा रही है, सिनालीज के फेवर में जा रही है। बाकी के जो लोग हैं उनका क्या, अनफेयर हुआ उनके साथ। ठीक है, लेकिन बच्चों अनफेयर होने के साथ साथ तो चलो ठीक है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके पास लैंग्वेज नहीं है, इवन उनके साथ और बुरा कर दिया श्रीलंका ने कि उनसे उनका रिलीजन भी छीन लिया। तो लास्ट पॉइंट देखे ना आप, स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, उनको मजबूर कर दिया और फोर्स कर दिया कि वो श्रीलंका का जो कल्चर है, श्रीलंका का जो रिलीजन है वो उसी को फॉलो करे, दैट इज बुद्धिज्म। उनको इतना ज्यादा उनसे राइट्स छीन लिए गए थे। पहले तो उनसे उनकी लैंग्वेज छीन ली गई, दूसरा उनके जो पोजीशन, जो जॉब्स थी, वहां पर भी सिनालीज का फर्स्ट जो होगा वो राइट होगा, पहला हक उनका होगा। इवन साथ साथ में और क्या कर दिया, जो उनका रिलीजन था वो भी उनसे छीन लिया गया जबरदस्ती मेजोरिटी के चक्कर में, और उनको क्या फॉलो करना पड़ा, बुद्धिज्म, जो श्रीलंका का कल्चर है, जो श्रीलंका का रिलीजन है। ठीक है बच्चों, चलो ये तो अपन ने सोचा, लेकिन जो श्रीलंकन तमिल्स है उनका क्या हुआ होगा वो तो अपन ने डिस्कस किया ही नहीं। ठीक है, तो श्रीलंकन तमिल्स हैं, उनके भी जो है चीजें वही बहुत बुरी बुरी होती गई। उन्होंने क्या कर दिया, जो सिनालीज ने किया ना उनके साथ 1956 में जो लैंग्वेज बनाई, उससे रिलेटेड तमिलियंस ने क्या किया, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। और जो जो उस पार्टी का लोग बनते हैं वो सिर्फ एक ही चीज को प्रमोट करेंगे। मान लो आज अगर आप वहां के, अगर अपन तमिलियंस हैं और अपन लोगों ने मिलकर एक पॉलिसी, एक पार्टी बनाई है, पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, तो जो जो अपनी पार्टी का मेंबर बनेगा उन सबका एक ही मोटिव होगा, और वो क्या होगा, स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज।
उन सबका क्या मोटिव होगा कि हम लोगों को तमिल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी है, हमको फाइट उस चीज के लिए करनी है, ठीक है। दूसरा क्या किया अपन ने, ऑटोनॉमी डिमांड कर दी, ठीक है। ऑटोनॉमी डिमांड कर दी कि भैया या तो सब बराबर करो या पूरा का पूरा राइट हमें दो। तीसरा उन्होंने क्या बोला कि जो पोजीशंस एंड जॉब के अंदर आपने सिनालीज जो है उनको फेवर किया है, ऐसी पॉलिसीज ड्राफ्ट करी हैं, उसको चेंज करके आप ऐसी पॉलिसीज ड्राफ्ट करो जिसके अंदर जॉब और एजुकेशन के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज आए, ना कि सिर्फ सिनालीज को मिले। खास कर ध्यान रखना बच्चों, सिनालीज को नहीं, सबके लिए वो बराबर चाहते थे, है ना। उनका भी बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स थे, मोटिव्स जो थे उनके वो यही थे, ठीक है। लास्ट में क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक छोटी सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके अंदर सीधी सी बात रखी कि नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका जो है, श्रीलंका का जो नॉर्थ पार्ट है यानी इंडिया का जो साउथ है, तमिलनाडु के नीचे जो लोग गए थे वहां पे प्लांटेशन वगैरह जो थे वो, और जो ईस्ट श्रीलंका है जहाँ पे तमिलियंस की पॉपुलेशन ज्यादा है, आपने मैप में देखा होगा बच्चों, जो अपन ने पहले मैप डिस्कस किया था, आप पुरानी वीडियो में फिर देखिएगा मैप के अंदर कि तमिलियंस की पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। वहां पर जो है उन्होंने खुद की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा तमिल इलाम, ठीक है, इलम। उसका सिंपल सा मोटिव था कि हम लोग एज ए तमिलियन हम लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं फ्रॉम श्री सिन्हालीज, दैट मीन्स जो श्रीलंकन की मेजोरिटी थी, दैट इज 74%, ठीक है बच्चों। ये तो श्रीलंकन तमिल्स की अपन ने अच्छे तरीके से स्टडी करी। अब क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है जो सिन्हालीज है उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई, अपनी लैंग्वेज बनाई, है ना। उसको अगेंस्ट में तमिलियंस ने क्या कर दिया, अपना खुद का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, पॉलिटिकल पार्टीज बना दी, इंडिपेंडेंस की डिमांड कर दी, तो कहीं ना कहीं गलत तो हो गया। मेजोरिटी में कौन है, सिन्हालीज, तमिलियंस माइनॉरिटी में, लेकिन दोनों के बीच में सिविल वॉर तो होगा, दोनों के बीच में लड़ाई तो होगी, ठीक है। लड़ाई जो होगी ऑब्वियस बात है जीतेंगे तो अपने जो सिन्हालीज जीतेंगे बिकॉज मेजोरिटी में तो वही है। लेकिन जो सिविल वॉर का मेन कॉज क्या था कि दोनों के दोनों ने एक दूसरे को ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि तमिलियंस जो थे वो खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंस को प्रमोट कर रहे थे। इसी चक्कर से उन्होंने उनकी बातें, उनकी उनकी ऑर्डर्स फॉलो करना बंद कर दिया था, और उसी को देखते देखते जो थे सिन्हालीज जो थे उनको गुस्सा आ गया था, तो इस वजह से उनकी एक सिविल वॉर हो गई। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि भैया जितना भी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था सब पीछे हो गया। ऑब्वियसली बात है एक कंट्री के अंदर ही अगर वॉर हो जाएगा, मान लो अपनी इंडिया के अंदर ही वॉर हो गया, एमपी यूपी की फाइट हो रही है, यूपी महाराष्ट्र के बीच में फाइट हो रही है, तो अपना पूरा इंडिया भुगतेगा ना उसका, इंडिया की इकोनॉमी खत्म होगी। तो सेम तरीके से श्रीलंका के अंदर ही अटैक हो गया, अंदर ही वॉर चल रहा है, तो एक तरीके से उसी की इकोनॉमी जो है वो सेटबैक हो गई, उसी का जो सोशल कल्चरल लेवल है वो डाउन हो गया, ठीक है। तो ये अपन ने अच्छे से समझा कि जो श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब निकला, नॉन डेमोक्रेटिक था, क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी का फायदा उठाया, और उस मेजोरिटी की वजह से क्या हुआ, कंट्री के अंदर सिविल वॉर हुआ, और उस सिविल वॉर का वजह से पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है श्रीलंका की वो पीछे चली गई, ठीक है। तो बच्चों ये तो अपना जो केस था वो था अपना श्रीलंका का। आज अपन बेल्जियम का केस और देख लेते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया, श्रीलंका ने तो ये कर दिया, बेल्जियम ने क्या किया, आज अपन उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। बेल्जियम के अंदर क्या था बच्चों, अपने को सबसे पहले रिकॉल करना है फटाफट से उसका एथनिक कॉम्पोजिशन। बेल्जियम के अंदर 59% डच कम्युनिटी, 40% फ्रेंच कम्युनिटी, 1% जर्मन कम्युनिटी। बट बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पर 80% फ्रेंच कम्युनिटी, 20% डच कम्युनिटी, मतलब कंट्री के अंदर जो है वो ज्यादा है मेजोरिटी डच की, लेकिन जो कंट्री का कैपिटल है उसमें उसकी माइनॉरिटी है, यही था ना। तो क्या करेंगे वो, सोल्यूशन क्या होगा कि भैया डच और फ्रेंच दोनों के इक्वल मिनिस्टर्स जो है वो बिठा देते हैं अपन सेंट्रल गवर्नमेंट में, सही रहेगा। अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डच और फ्रेंच का, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, किसी भी एक की तरफ से डिसीजन आएगा ही नहीं, जो भी डिसीजन होगा वो यूनिलेटरल होगा, दोनों के मिलाकर होगा। तो डच अपने लोगों को फेवर नहीं कर पाएगा और फ्रांस जो अपने लोगों को फेवर नहीं कर पाएगा। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बिठा देंगे तो
दोनों का फायदा हो गया। अब तो कंट्री भी बेनिफिट में, कैपिटल भी बेनिफिट में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। भैया अपने फेवर के लिए डिसीजन कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं ले पाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने, धीरे धीरे करके जो उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे, उसी तरीके से उन्होंने जो पावर्स थी वो डिवाइड कर दी, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है जो ब्रुसेल से ऑपरेट करेगी, और उसने अलग अलग स्टेट्स को अपनी अपनी पावर्स दे दी कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी स्टेट को चला सकते हैं। स्टेट को भी पावर्स दे दी, स्टेट गवर्नमेंट बना दी, जैसे अपने इंडिया के अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी, फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे गुजरात गवर्नमेंट, आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आपका एमपी, आपका यूपी, आपका अरुणाचल, ये जितने भी स्टेट्स हैं सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, और वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकती है। अपन अभी का एग्जांपल देख सकते हैं ना, कोरोना में अनलॉक 1.0 चल रहा है अभी, उसमें क्या किया नरेंद्र मोदी ने, उसने बेसिक गाइडलाइन दे दी, बाकी जितने भी सीएम है, चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, उनको ऑर्डर दे दिया कि आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, सेंटर उसमें कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। इसका रिजल्ट क्या निकला कि सेपरेट गवर्नमेंट बन गई ब्रसेल्स के अंदर, इसके अंदर फ्रेंच और डच दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ। जैसे अपने बीजेपी और कांग्रेस है ना, वहां पे डच और फ्रेंच हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट में वो लोग रह गए जो 1% है, दैट इज जर्मन। उनका क्या करेंगे, तो क्या कर दिया बेल्जियम गवर्नमेंट ने उनके लिए कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाने का जो ऑर्डर था वो भी पास कर दिया, कि जो कम्युनिटी पीछे रह गई है, जिनके पास प्रॉपर लोग नहीं है, या फिर वो सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी बनना चाहती है, तो वो बन सकती है और अपनी कम्युनिटी के रिलेटेड वो अपने डिसीजंस भी ले सकती है। दैट इज फॉर जर्मन। Formation of community government elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German, wherever they live, ठीक है। इसका क्या फायदा हुआ कि भैया कल्चरल लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, लैंग्वेज बेसिस पे किसी को कोई भी इशू नहीं होंगे, सब अपने अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं, उनका वो कल्चर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यही अगर अपन श्रीलंका में देखें तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने सनालीस को अपने खुद की लैंग्वेज बना दी, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों ने मिलके गवर्नमेंट बनाई। दोनों के देख सकते हैं ये कौन सी गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है, डेमोक्रेटिक, वो कहाँ चला गया, नॉन डेमोक्रेटिक, ठीक है बच्चों। यह है समझ में किस तरीके से बेल्जियम का केस था, वहां पे पावर शेयर हुई और वहां पर पावर शेयर नहीं हुई। तो पावर शेयरिंग का रिजल्ट क्या निकला दोनों में, अगर आप देखा जाए कि द कंट्री यूनाइटेड रेस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन। कंट्री जब भी यूनाइट होगी जब वो समझ सकती है कि जो दूसरे रिलीजन है या दूसरे रीजन है कंट्री के, उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, उनको भी उतनी ही रेस्पेक्ट दी जाए जितनी कि आप अपने रिलीजन या अपने रीजन को रेस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। तभी एक कंट्री यूनाइट हो सकती है। देखा ना श्रीलंका में अपन ने कंट्री यूनाइट हो ही नहीं पाई, सिविल वॉर हो गया। लेकिन बेल्जियम के अंदर क्या हुआ, कंट्री पूरी की पूरी यूनाइट हो गई, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच एंड डच हो गया वहां पे, ठीक है बच्चों। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी और चीज है, बेल्जियम और श्रीलंका का जो अपन ने केस देखा, उसके लास्ट 2 पॉइंट अपन और देखते हैं, फिर इस सेशन को आज अपन खत्म करेंगे, ठीक है। जो पहला है इसके अंदर, ठीक है, अपन देखेंगे सिमिलैरिटीज जो है दोनों में। ऑब्वियसली बात है दोनों डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक एक नॉन डेमोक्रेटिक। डिफरेंस क्या हो गया, दोनों में पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट अलग अलग है, एक में पूरा एक को दे दिया और एक में दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। बेल्जियम के अंदर यूनिक क्या बेटा कि लीडर्स ने क्या डिसाइड किया कि कंट्री को यूनाइट करना है, यूनिटी में रहना है। भले अपन दूसरों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, हमारे पास अगर 4 लीडर हैं हमारे, तो सामने वाले रीजन के भी हम लोग 4 लीडर इलेक्ट कर देंगे, लेकिन कंट्री जो है हमारी यूनाइट में रहेगी। हम दूसरे रिलीजन, दूसरे के जो कम्युनिटीज के जो रीजन्स है, उनको भी हम इक्वल रेस्पेक्ट देंगे। बट श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि श्रीलंका में तो ड्रॉबैक आ गया, और ड्रॉबैक क्या आया, डोमिनेंसी। श्रीलंका की जो डोमिनेंसी थी 74% सेनालीज की, वो एक तरीके से उसकी कंट्री का ड्रॉबैक बन गया, और उसकी वजह से कंट्री पूरी सेटबैक में चली गई। अगर सेनालीज जो है तामिलियंस के साथ अपनी पावर शेयर करने को तैयार हो जाते हैं, तो श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन सकता था, लेकिन यहाँ पर बेल्जियम बना, ठीक है बच्चों। आया समझ में, बेल्जियम एंड श्रीलंका का ये डीप केस स्टडी अपन ने किया, ठीक है। यहाँ पर अपना सेशन जो है वो ओवर होता है। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे,
उसके अंदर आएगा अपना डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, बहुत छोटा सा बनेगा वो, ठीक है, बट स्टिल अपन उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। बेल्जियम और श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है आप लास्ट सेशन में फिर से याद कर लीजिएगा, उसके बेसिस पे अपन लोगों ने आज इसको फर्दर डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप इसको दोबारा देखिए, ठीक है बच्चों। चलिए, जब तक घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाहर ना निकलो, इमरजेंसी पड़े तो भी नहीं निकलो, गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है, कोरोना ने नहीं, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय।